हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एरुटेरिया बिहार तथ्य संग्रह 2025 को देखेंगे, जो कि यह बुक बिहार स्पेशल से संबंधित है। और बिहार स्पेशल बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस या बीपीएससी टीचर, बीएसओ और भी कई अन्य एग्ज़ाम जो बिहार से रिलेटेड हैं, उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपने आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक बिहार का इतिहास को देखेंगे। आधुनिक बिहार, इसे आसानी से समझने के लिए कई खंडों में विभाजित किया गया है। यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, जनजातीय विद्रोह, 1857 की क्रांति और बिहार, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, पृथक बिहार का गठन। यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। पुर्तगाल। बिहार में सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनी में कौन आया था? पुर्तगाल आया था। पुर्तगाल जो कि बिहार आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी है, और यह हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। कहाँ से करते थे व्यापार? हुगली से पटना नाव द्वारा। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन एवं मसाले आदि प्राप्त करते थे। पटना से वो लोग कौन कौन सा वस्तु प्राप्त करते थे? सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन एवं मसाले। डच, जिसे हॉलैंड या नीदरलैंड भी कहते हैं, पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी डचों ने स्थापित किया। 1632 ईस्वी में पटना में पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत, जिसे प्रशासनिक भवन भी कहते हैं, यहाँ डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में थी। डचों ने कब अपना कोठी स्थापित किया पटना में? 1632 ईस्वी में, जो कि वर्तमान में पटना कॉलेज के प्रशासनिक भवन और पटना कलेक्ट्रेट के रूप में, जिसे हम देख सकते हैं। और डचों की रुचि किस में थी? सूती वस्त्र और सोरा में। अब अंग्रेज को देखेंगे। अंग्रेज ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गया। अंग्रेजों ने कब स्थापित किया था अपना व्यापारिक केंद्र? 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में, जो कि लगभग 1 साल बाद ही वो बंद हो गया। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 में मिली। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी, जिसके समय यहाँ का शासक कौन था? शाहजहां। तो यह 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। इसी से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने भी बिहार में व्यापार को प्राथमिकता दी। अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजार बाग, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में कार्यरत है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री अभी किस रूप में है? पटना में स्थित सरकारी प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में ये भवन कार्यरत हैं। डेन, जिसे डेनिश कंपनी कहा जाता है या इसे डेनमार्क भी कहा जाता है। डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी की नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। डेनिश ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? नेपाली कोठी में। और 1774 ईस्वी में। डचों ने कब स्थापित किया था? 1632 में। बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज। मुगल शासक फारूक सियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल एवं सूरत में व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फारूक सियर के घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि उसमें उसने बंगाल एवं सूरत में व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी और बदले में कुछ टैक्स भी निर्धारित किया था। अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया। दूसरी ओर मुगल सम्राट फारूक सियर ने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया। 1719 ईस्वी में
उसे उड़ीसा की सूबेदारी भी दी गई। मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन 1727 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। 1733 ईस्वी में बिहार का प्रदेश भी उसके अधीन हो गया। उसने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया। अलीवर्दी खां बिहार का उप सूबेदार कब बना? 1733 में। और 1739 में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। वह एक अयोग्य शासक था, अतः अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में उसे पराजित कर स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। अलीवर्दी खां ने सरफराज खान को गिरिया के युद्ध में 1740 में उसे पराजित किया और बंगाल का नवाब वह स्वयं बन गया। अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चलाना प्रारंभ किया, अतः व्यापारिक हितों के लिए नवाब एवं अंग्रेजों के बीच संघर्ष स्वाभाविक थे। बंगाल के नवाब और उसका शासनकाल। पहले कौन था? मुर्शिद कुली खां, जो कि 17 से 1727 ईस्वी तक था। शुजाउद्दीन 1727 से 1739। शुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खां का ये दामाद था और सरफराज शुजाउद्दीन का बेटा था। सरफराज खां का शासनकाल कब से कब तक था? 1739 से 1740 और एक वर्ष में ही इसे अलीवर्दी खां ने 1740 में गिरिया के युद्ध में हरा करके वह बंगाल का नवाब स्वयं बन गया। अलीवर्दी खां 1740 से 56। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक शासन किया। मीर जाफर 1757 से 1760। मीर कासिम का शासनकाल 1760 से 63। मीर जाफर 1763 से 65। नजमुद्दौला 1765 से 66। सैफ-उद-दौला 1766 से 1770। मुबारक-उद-दौला 1770 से 1775 ईस्वी। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। और सबसे छोटी पुत्री का नाम क्या था? अमीना बेगम। और अमीना बेगम का पुत्र था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का नवाब बनने से उसके अन्य दामाद यानी कि अलीवर्दी खां के अन्य दामाद जो कि ढाका एवं पूर्णिया के उप नवाब थे, वो लोग नाराज था। सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ? 4 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार में हुआ। उसने 16 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज अधिकारी रोजर ड्रेक को कलकत्ता छोड़ना पड़ा। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया तथा कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार कर उसका नाम क्या रखा? अलीनगर। इसी संघर्ष के क्रम में काल कोठरी की घटना को हॉलवेल ने प्रचलित किया है। हॉलवेल के अनुसार 20 जून 1756 को कलकत्ता के काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना हुई। उसके अनुसार सिराजुद्दौला द्वारा 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फीट लंबे तथा 14 फीट चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया गया। 23 जून को कमरे को खोलने पर केवल 23 व्यक्ति जीवित बचे तथा 123 व्यक्तियों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कर 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि करने के लिए सिराजुद्दौला को विवश किया। ब्लैक होल की घटना के बाद सिराजुद्दौला ने कौन सा संधि किया? अलीनगर की संधि। और यह कब हुआ? 9 फरवरी 1757 को। क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर के संधि को भंग करने का आरोप लगाया, जिसके बाद में 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य गंगा की सहायक नदी भागीरथी के तट पर पलासी की लड़ाई हुई। लड़ाई में मीर जाफर नवाब का सेनापति था। यह राय दुर्लभ यह दीवान था। मणिक चंद यह प्रभारी
प्रभारी अधिकारी था। अमीचंद जो कि व्यापारी था। जगत सेठ यह बैंकर था, ने अंग्रेजों का साथ दिया। कौन कौन दिया था अंग्रेजों का साथ? मीर जाफर, राय दुर्लभ, मानिकचंद, अमीचंद, जगत सेठ। मीर मदान एवं मोहनलाल वे सेनापति थे जिन्होंने सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध में भाग लिया। विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला पराजित हुआ। मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। मीर जाफर के पुत्र कौन था? मीरन, और इसी के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलवेल बंगाल का गवर्नर बना। उसने 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर को क्यों हटाया? क्योंकि इसे लग रहा था कि मीर जाफर डचों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र करेगा, और इसलिए उसने मीर जाफर को हटा करके उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? मुंगेर में। अंग्रेजों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग के कारण उसने स्थानीय व्यापारियों पर से कर को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। उसने सेना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए गुरगिन खान नामक अर्मेनियाई व्यक्ति को रखा। दूसरी ओर मीर कासिम ने बिहार के नायब सूबेदार राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त कर उसकी हत्या कर दी, क्योंकि वह बिहार के आय एवं व्यय का ब्यौरा देने को तैयार नहीं था। मीर कासिम ने पटना पर अधिकार कर लिया। उसके व्यवहार से नाराज होकर 24 जून 1763 ईस्वी को अंग्रेज एजेंट एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम ने पटना पर अभियान कर एलिस की हत्या कर दी तथा पटना पर अधिकार प्राप्त किया। इस घटना को पटना हत्याकांड के रूप में जाना जाता है, जब मीर कासिम ने एलिस की हत्या की। इसे पटना हत्याकांड कहते हैं। इसके बाद मीर कासिम की जगह पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसके बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से गठजोड़ किया। तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेजों हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में इनके बीच, यानी कि कौन कौन था? अवध का नवाब था, मुगल बादशाह था और ये मीर कासिम था। और तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई। इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, जिसका यह दूसरा कार्यकाल था। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी यानी लगान की वसूली या फिर टैक्स अधिकार देना पड़ा। बदले में मुगलों को अवध का कड़ा एवं इलाहाबाद का क्षेत्र अवध से प्राप्त हुआ। क्लाइव द्वारा 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की। क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कब किया था? 1765 ईस्वी में। इसके तहत प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को सौंप दिया गया तथा सैन्य कर वसूली का अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रखा। द्वैध शासन के परिणाम स्वरूप 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। यह अकाल का कारण क्या था? यह अकाल का था कारण कि कंपनियों के अधिकारियों ने बहुत अत्यधिक उसने भ्रष्टाचार किया और ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहा। 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स
द्वारा द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया तथा नवाब पद का अंत कर दिया गया। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मुबारक उद्दौला। बंगाल में द्वैत शासन कब लगा? 1765 में क्लाइव के समय, और यह बंद कब हुआ? 1772 में वारेन हेस्टिंग के समय। 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार प्राप्त होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार में राजस्व वसूली के लिए राजा सिताब राय को नायब दीवान नियुक्त किया। रॉबर्ट क्लाइव ने राजस्व वसूली के लिए सिताब राय को नायब या दीवान नियुक्त किया, जो कि बिहार के लिए था। बंगाल के लिए मुहम्मद रजा खां तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन द्वारा गोलघर का निर्माण कराया गया। गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1784 ईस्वी में, और किसने किया? ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन। जनजातीय विद्रोह। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के झारखंड क्षेत्र में कई प्रमुख जनजातियों का निवास था। इन जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण कई विद्रोह हुए, जो निम्नलिखित हैं। पहाड़िया विद्रोह कब हुआ? 1778 ईस्वी में, और यह किस क्षेत्र में हुआ था? राजमहल के क्षेत्र में, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन था? राजा जगन्नाथ। तिलका मांझी विद्रोह कब हुआ? 1778 से 1785। यह भागलपुर के क्षेत्र में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन था? तिलका मांझी। तमार विद्रोह 1789 से 1832 ईस्वी में यह हुआ था, छोटा नागपुर के क्षेत्र में, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? भोलानाथ सहाय। तमार विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? भोलानाथ सहाय, और यह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1800 से 1802 ईस्वी। किस क्षेत्र में? पलामू में, एवं इसके नेतृत्व कौन किया था? भूषण सिंह। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 में। यह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता का पता नहीं। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 में। छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन था? बुद्धो भगत, और फिर जोआब भगत भी हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में। संथाल परगना क्षेत्र में। इसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव। सरदारी विद्रोह कब हुआ था? 1858 से 95। छोटा नागपुर और सिंहभूम क्षेत्र में। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, और नेतृत्व इसका किसने किया था? बिरसा मुंडा। और हाल ही में बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जो कि यह 15 नवंबर है। बिरसा मुंडा का जन्म कब है? 15 नवंबर, और इस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ताना भगत विद्रोह कब हुआ? 1913 से 14 में, गुमला क्षेत्र में, और इसका नेतृत्व किसने किया? जतरा भगत ने। संथाल विद्रोह यह 1855 से 56 में हुआ था। 1857 ईस्वी की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ, जिसे दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? दामन ए कोह। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। यह जो विद्रोह था जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों यानी दिकुओं द्वारा शोषण,
मांझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिंधु कान्हू चांद एवं भैरव ने किया। विद्रोह के क्रम में 6000 संथालियों का संगठन बना। अंग्रेजों की ओर से विद्रोह को दबाने के लिए आए कमांडर मेजर बारो की हत्या संथालियों ने कर दी थी। किसकी हत्या संथालियों ने की? मेजर बारो की। कैप्टन अलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना ने विद्रोह का दमन कर दिया। इस संथाल विद्रोह का दमन किसने किया? कैप्टन अलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 संथाल परगना का गठन किया गया। इसकी सफलता क्या थी? संथाल विद्रोह की सफलता क्या थी? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी संथाल परगना का गठन किया गया। परहा पंचायत एवं मांझी व्यवस्था को भी मान्यता दी गई, जो कि इनकी यह भूमि से संबंधित व्यवस्था थी। मुंडा विद्रोह जो 1895 से 1900 के बीच हुआ था, यह जनजातीय विद्रोहों में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। उलगुलान का अर्थ होता है महान हलचल। इस विद्रोह का कारण दिकुओं द्वारा शोषण खूटकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन था। खूटकट्टी व्यवस्था भूमि पर सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था थी। अंग्रेजों द्वारा इस सामूहिक व्यवस्था को समाप्त कर जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी गई। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने ईसाई धर्म त्याग कर गुरु आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा के अवतार धरती आबा के रूप में स्थापित किया। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। बिरसा मुंडा ने किसका उपदेश दिया? आचरण शुद्धता का, आत्म सुधार का, एकेश्वरवाद का। इस विद्रोह का प्रारंभ सामाजिक धार्मिक सुधार के रूप में हुआ, जो कि जनजातियों में सामाजिक धार्मिक सुधार करना था, जो बाद में राजनीतिक सुधार के रूप में परिवर्तित हो गया। यह आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार को देखते हुए सामाजिक धार्मिक सुधार से यह राजनीतिक सुधार के रूप में परिवर्तित हो गया। स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना के लिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे सशक्त विद्रोह 1899 में देखने को मिला, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी यह मृत्यु जो हैजा के कारण बताया जाता है, यह विवादास्पद मुद्दा है। उनकी मृत्यु के पश्चात विद्रोह समाप्त हो गया। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खूटकट्टी व्यवस्था पुनः लागू की गई। खुट्टी एवं गुमला को अनुमंडल बनाया गया। नया अनुमंडल किसे बनाया गया? खुट्टी एवं गुमला को। तथा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित हुआ। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? 1908 ईस्वी में। 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 2021 से मनाया जा रहा है। 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह और आंदोलन। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल वहाब थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी, जो कि राय बरेली के थे, ने नेतृत्व प्राप्त किया। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र सितना, जो कि पश्चिमोत्तर सीमा पर है, तथा दूसरा केंद्र था पटना में था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयं सेवकों को सितना भेजा जाता था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयं सेवकों को सितना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने: इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि कौन कौन से चुने थे?
इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फराइजी आंदोलन वहाबी आंदोलन से ही प्रेरित था। बंगाल का फराइजी आंदोलन किससे प्रेरित था? वहाबी आंदोलन से। वहाबी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। वहाबी नेताओं को कारावास तथा मृत्यु दंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ। बिहार में सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया। नोनिया वर्ग किस चीज़ का उत्पादन करता था? सोरा का। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। सोरा का अन्य नाम क्या है इसका? पोटेशियम नाइट्रेट। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते हैं। बिचौलिए जो थे वो किसानों से सोरा लेकर के ब्रिटिश कारखाने को देते थे और जितना होता था लाभ वह स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू किया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया। लोटा विद्रोह, यह 1856 ईस्वी में हुआ। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया। लोटा विद्रोह किसने किया? मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था। बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। 1857 की क्रांति और बिहार। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में हुए क्रांतियों में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। इस क्रांति के पीछे राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सैनिक कारण जिम्मेवार थे। तत्कालीन कारण के रूप में चर्बीदार कारतूस के प्रयोग की घटना उत्तरदायी थी। चर्बीदार कारतूस के प्रयोग का प्रथम विरोध बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को किया था। उन्होंने सार्जेंट ह्यूसन तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी तथा तलवार से गंभीर रूप से घायल कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। 1857 की क्रांति का वास्तविक उद्भव 10 मई 1857 को मेरठ से माना जाता है, जहां मेरठ छावनी के सैनिकों ने अपने साथियों को जेल से छुड़ाते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली में सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित किया करते हुए विद्रोह की शुरुआत की। विद्रोहियों ने किसे अपना नेता चुना? बहादुर शाह द्वितीय को। विद्रोह का केंद्र, नेतृत्वकर्ता एवं दमनकर्ता। बिहार में नेतृत्व किसने किया? बाबू कुंवर सिंह। और दमनकर्ता कौन था? विलियम टेलर। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और उसका सैनिक था बख्त खां। और दमन किसने किया था? निकलसन और हडसन ने। कानपुर में नाना साहब ने। और दमन किसने किया था? कैंपबेल ने। लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। और दमन किसने किया लखनऊ में? कैंपबेल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जो कि अब बहुत ही फेमस हैं, हीरोज ने। इलाहाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व किया और नील ने, कर्नल नील इसका पूरा नाम है। बरेली में खान बहादुर। और दमन किसने किया था? विंसेंट आयर ने। फैजाबाद में नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला और जनरल रेनॉल्ड ने दमन किया था। बिहार में विद्रोह की शुरुआत।
बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले, जो कि झारखंड में है, के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। बिहार में पहली बार यह कब हुआ? 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में, और यह 32वीं इन्फेंट्री के सैनिकों ने किया था। और किसे मारा था? नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट को। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया। रोहिणी के विद्रोह को किसने दबाया? मेजर मैकडोनाल्ड ने। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई तथा रेजिमेंट को बंद कर दिया गया। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लोयल मारा गया। पीर अली ने दिन बोलो दिन का नारा दिया। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दी गई। पीर अली ने किसका नारा दिया? दिन बोलो दिन का। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा दिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए। बाबू कुंवर सिंह। बिहार में मुख्य रूप से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह के मुख्य अनुयायी एवं समर्थक उनके भाई अमर सिंह और रीत नारायण सिंह तथा उनके भतीजे निशान सिंह और जय किशन सिंह थे। उनके समर्थक कौन थे? अमर सिंह, जो कि उनके भाई थे, रीत नारायण सिंह, निशान सिंह और जय किशन सिंह। साथ ही शाहाबाद के 4 जमींदार नरहर सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह तथा विशेश्वर सिंह का समर्थन भी उन्हें प्राप्त था। उन्हें कमिश्नर टेलर संदेह की दृष्टि से देखता था। उसने उन्हें पटना आकर भेंट का निमंत्रण दिया, लेकिन मौलवी अहमदुल्ला मोहम्मद हुसैन एवं वाइजुल हक के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने टेलर से भेंट को अस्वीकार कर दिया। बाबू कुंवर सिंह ने दानापुर छावनी के सैनिकों के सहयोग से 4000 सैनिकों की सेना तैयार की। उन्होंने सर्वप्रथम जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया। उन्होंने कहाँ पर गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया? जगदीशपुर में, और वह जगदीशपुर के ही जमींदार थे। 1857 को 27 जुलाई 1857 को आरा शहर पर अधिकार कर लिया। कुंवर सिंह ने आरा पर अधिकार कब किया? 27 जुलाई 1857 को। आरा को मुक्त कराने आई कैप्टन डनवर की सेना पराजित हुई। किसकी सेना को इन्होंने पराजित किया? कैप्टन डनवर की सेना को। कैप्टन डनवर मारा गया। अंग्रेजों ने मेजर आयर के नेतृत्व में पुनः सेना भेजी। आयर की सेना के दबाव में कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने उनकी हवेली एवं मंदिर को तोड़ दिया तथा आरा एवं जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। तो अंग्रेजों ने मेजर आयर के नेतृत्व में आरा शहर पर कब्जा किया, जो कि 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर अधिकार कर लिया और मेजर आयर के नेतृत्व वाली सेना इनके अधिकार को समाप्त कर इनके हवेली और मंदिर को तोड़ दिया और आरा एवं जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। कुंवर सिंह रीवा बांदा के रास्ते लखनऊ पहुँचे। किस रास्ते पे लखनऊ पहुँचे? रीवा और बांदा के रास्ते। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। कहाँ के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया? अवध के शाह। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। अवध से जगदीशपुर लौटने के क्रम में शिवराजपुर
या शिवपुर घाट गंगा नदी पार करने के दौरान सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। 23 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। जगदीशपुर को मुक्त कराने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई सेना को वीर कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। हाथ कटने के कारण गंभीर रूप से घायल कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु के समय जगदीशपुर स्वतंत्र था, जो कि जब कुंवर सिंह आरा पर और अधिकार किए थे तो मेजर आयर ने इन्हें हरा दिया था और जगदीशपुर और आरा पर अधिकार कर दिया। लेकिन कुंवर सिंह पुनः घायल अवस्था में भी उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया और कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में जो सेना आई थी उन्हें कुंवर सिंह ने बुरी तरह से पराजित किया। और हाथ कटने के कारण जो इनके हाथ में गोली लगी थी उस हाथ को इन्होंने काटकर गंगा में बहा दिया था और उसी कारण ये बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इस कारण से 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी मृत्यु के समय जगदीशपुर स्वतंत्र था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। इनके मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष किया। किस पहाड़ी से ये संघर्ष कर रहे थे? कैमूर की पहाड़ी से। नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया। कांग्रेस की स्थापना एवं बिहार। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा। कांग्रेस की पहली बैठक पुणे में निर्धारित थी, लेकिन वहां हैजा फैलने के कारण प्रथम बैठक का आयोजन बम्बई में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885। संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। स्थान कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई। नामकरण किसने किया था? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी ने। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, प्रथम सचिव एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। प्रारंभिक सदस्य 72 थे। प्रारंभ में इसमें 72 सदस्य थे। तत्कालीन वायसराय कौन था उस समय? लॉर्ड डफरिन। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय बिहार से कोई भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 31। बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन 27वां अधिवेशन हुआ था, 37वां अधिवेशन और 54वां अधिवेशन। 54वां अधिवेशन यह संयुक्त बिहार में हुआ था, जो कि उस समय झारखंड भी बिहार में शामिल था। 27वां अधिवेशन इसका कब हुआ? 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? R.N. मुधोलकर। 37वां अधिवेशन कब हुआ? 1922 में, और यह गया में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। 54वां अधिवेशन कब हुआ था? 1940 में, जो कि रामगढ़ में हुआ है और जो वर्तमान में यह झारखंड में पड़ता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अधिवेशन जो बाकी में हुआ था इसकी विशेषता क्या है? R.N. मुधोलकर ने अध्यक्षता की। सच्चिदानंद सिन्हा महासचिव थे। महासचिव कौन थे इसमें? सच्चिदानंद सिन्हा। मजरूल हक स्वागतकर्ता थे। बैठक में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। इस बैठक में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। कांग्रेस के सदस्यता शुल्क को 5 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दिया गया, क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग भी इसमें जुड़ सके और इसके विस्तार अधिक से अधिक हो सके।
गया अधिवेशन, जो कि चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था। इस बैठक में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के विषय पर कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हुआ। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में चुनाव में भाग लेने पर सहमति बनी। उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। रामगढ़ अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अध्यक्षता की। बैठक में द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में ब्रिटिश शासन के विरोध में निर्णय लिया गया। इसी वर्ष सुभाष चंद्र बोस एवं सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में कांग्रेस के विरोध में बैठक हुई। बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन और बिहार। बंग भंग बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। इसे 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी किया गया। इसकी घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन की 20 जुलाई 1905 में, और यह प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पीछे प्रशासनिक कारण को उत्तरदायी बताया गया, जबकि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण था बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन की भावना को कमजोर करना। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया, और यह किसकी प्रेरणा से? सतीश चंद्र चक्रवर्ती। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई। बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई? 1906 ईस्वी में। बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में रद्द किया, जो कि यह जब दिल्ली दरबार हुआ था तो उस समय जॉर्ज पंचम ने इसकी घोषणा की थी बंगाल विभाजन को रद्द करने की। मुजफ्फरपुर बम कांड, जो 1908 में हुआ था। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मोकामा स्टेशन के पास आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई। होम रूल आंदोलन और बिहार। 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। होम रूल लीग की स्थापना कहाँ हुई? मद्रास और पूना में। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरूल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की गई। बिहार में होम रूल आंदोलन के होम रूल लीग की शाखा की स्थापना कब हुआ? 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरूल हक की अध्यक्षता में। खान बहादुर, सरफराज हुसैन खान एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव थे। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। एनी बेसेंट पटना कब आई? 1918 में, पहली बार 18 अप्रैल को और दूसरी बार 25 जुलाई को। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। बिहार में होम रूल लीग के शाखा के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना मजरूल हक, और उपाध्यक्ष कौन थे? खान बहादुर, सरफराज हुसैन खान एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, और सचिव कौन थे? चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह। श्रीमती चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था। चंपारण के किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। और पहले यह 20 कट्ठे में से 5 कट्ठे में नील की खेती करना था, और फिर
3 कट्ठा हो गया था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी। वहीं आर्थिक रूप से काफ़ी यह शोषक भी थी। गांधी पर धारा 144 के उल्लंघन का अभियोग चलाया गया। महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि अवज्ञा के पूर्व मैंने कारणों से अवगत करा दिया था। मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा। अगले दिन मजिस्ट्रेट ने 100 रुपये का जमानत देने को कहा। गांधी जी ने कहा, मेरे पास कोई जमानतदार नहीं है और न मैं जमानत ही दे सकता हूँ। अंततः मजिस्ट्रेट ने स्वयं ही उनका मुचलका भरा तथा उन्हें जाने की आज्ञा दी। इसके बाद रातों रात चंपारण में वे लोकप्रिय हो गए। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरावा गांव, जो कि पश्चिमी चंपारण में है, मुरली भरावा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव किसने पेश किया था? ब्रजकिशोर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुँचे। गांधी जी पटना कब पहुँचे? 10 अप्रैल 1917 को, तथा 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण, जो मोतिहारी में है, वहाँ पहुँचे। पटना कब आए थे गांधी जी? 10 अप्रैल 1917 को और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुँचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। इसी दौरान बतख मियाँ नामक रसोइया ने भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई। और यह क्वेश्चन भी पीएससी पूछ भी चुका है कि महात्मा गांधी की जान किसने बचाई थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान, तो बतख मियाँ इसका आंसर था। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 को रिहा किया गया। गांधी जी को कब रिहा किया गया? 21 अप्रैल 1917 को। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. सलाई थे तथा महात्मा गांधी, L.C. अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड एवं G. रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। चंपारण में जो एग्रेरियन समिति का गठन हुआ उसके अध्यक्ष कौन था? F.G. सलाई और महात्मा गांधी, L.C. अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड एवं G. रैनी इसके सदस्य थे। राजकुमार शुक्ल के बारे में, जन्म उनका कब हुआ था? 23 अगस्त 1875 को मुरली भरावा गांव में, और मृत्यु कब हुई? 20 मई 1929 को। चंपारण में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद, मजरूल हक, बाबू गया प्रसाद सिंह, महादेव देसाई, J.B. कृपलानी, नरहरि पारेख, शंभू शरण वर्मा और धरणीधर। समिति ने अपनी रिपोर्ट 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करने का अनुशंसा किया। परिणाम स्वरूप 3 कठिया प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही किसानों से अवैध रूप से वसूली का 25% किसानों को वापस करने का आदेश दिया। जो टैक्स उनसे वसूले गए थे उसका 25% किसानों को वापस करने का आदेश दिया गया। इस प्रकार गांधी जी को भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया? बिहार के चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था।
दरभंगा किसान आंदोलन जो 1919 से 1921 के बीच हुआ। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी दरभंगा जिले के किसानों ने बढ़े हुए लगान दर के विरोध में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया। दरभंगा किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में। कब हुआ? 1919 से 21 के बीच। दरभंगा राज द्वारा लगान दर में छूट दिए जाने के उपरांत 1920-21 में यह आंदोलन समाप्त हो गया। जब दरभंगा राज ने टैक्स में छूट दिया तो यह आंदोलन समाप्त हो गया। बर्खास्त किसान आंदोलन 1937 से 38 के बीच। जमींदारी प्रथा के विरोध में बिहार के किसानों ने बर्खास्त कृषक आंदोलन चलाया। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा किसानों से भूमि संबंधित अधिकार छीने जाने के विरोध में था। बर्खास्त आंदोलन क्यों हुआ था? जब जमींदारों ने किसानों से भूमि संबंधित अधिकार छीन लिया तब। इस आंदोलन के नेतृत्व में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया। इसका नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। इस आंदोलन के क्रम में गया में यदुनंदन शर्मा, दरभंगा एवं सारण में यमुनाचारी तथा अनवारी में राहुल सांकृत्यायन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गया से कौन योगदान किया था? यदुनंदन शर्मा। दरभंगा एवं सारण से यमुनाचारी एवं अनवारी से राहुल सांकृत्यायन ने बर्खास्त किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती का साथ दिया। किसान सभा। बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे। सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे। 1922-23 में जो बिहार में किसान सभा का गठन हुआ उसके उपाध्यक्ष कौन थे? श्री कृष्ण सिंह और सिद्धेश्वरी चौधरी तथा नंद किशोर सिंह सचिव थे। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना किया। स्वामी सहजानंद से औपचारिक रूप से किसान सभा की स्थापना कब किया? 1928 में, और यह बिहटा में किया था स्थापना। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता थे। बिहार किसान आंदोलन के नेता और कौन थे? कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा। सहजानंद सरस्वती की प्रमुख रचनाएं: हुंकार, किसान क्या करे, किसान कैसे लड़ते हैं, झारखंड के किसान, किसान सभा के संस्मरण, खेत मजदूर, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, गीता हृदय, जमींदारी का खात्मा कैसे हो, किसानों को फंसाने की तैयारियां, मेरा जीवन संघर्ष, कर्म कलाप। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में हुआ। नवंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बरहिया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में। इसके सचिव कौन थे? एन.जी. रंगा। अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने। और सचिव कौन थे? एन.जी. रंगा। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान करना था। प्रमुख किसान नेता: यदुनंदन शर्मा। इनका कार्यक्षेत्र कहाँ था? गया, यमुनाचारी, दरभंगा और सारण में। राहुल सांकृत्यायन, अनवारी या अंबारी जो कि सीवान में यह पड़ता है। कार्यानंद शर्मा मुंगेर के
बरहिया ताल में। खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से 23 में हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने प्रारंभ किया। बाद में गांधी जी ने भी मुसलमानों का सहयोग राष्ट्रीय आंदोलन में प्राप्त करने के उद्देश्य से नेतृत्व प्रदान किया। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई। इसमें शांति समारोहों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। 1920 ईस्वी के खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। असहयोग आंदोलन और बिहार। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में C.R. दास द्वारा असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया। C. विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन पर बल दिया गया। नवंबर 1920 में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ। शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन कब शुरू हुआ? नवंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी, दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया था। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा किया गया। मजहरूल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने। असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना किया। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया? मजहरूल हक, और जो कि खैरू मियाँ ने उस ज़मीन को दान में दिया था। 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। दी मदरलैंड का प्रकाशन कब किया मजहरूल हक ने? 30 सितंबर 1921 में। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत-ए-शरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। स्वराज पार्टी और बिहार। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में बिहार के गया में हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष थे और अधिवेशन में विधायिका में प्रवेश न करने का प्रस्ताव पारित हो गया। अतः इन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। कब किया था? 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य विधायिका में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण ने किया। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? फरवरी 1923 में, और श्री कृष्ण सिंह ने इसका गठन किया। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
श्री नारायण प्रसाद तथा सचिव थे अब्दुल बारी। और इस पार्टी का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने फरवरी 1923 में। साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय किया गया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों जो कि 1919 में था की जांच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। बिहार में साइमन कमीशन कब आया? 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विद्रोह किया। किसके नेतृत्व में बिहार में साइमन कमीशन का विद्रोह हुआ? अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी। 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। बिहार सोशलिस्ट की स्थापना का श्रेय मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण एवं फूलेना प्रसाद वर्मा को दिया जाता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय मुख्य रूप से किसको जाता है? जेपी नारायण और फूलेना प्रसाद वर्मा को। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना कब हुई? इसकी अनौपचारिक स्थापना कब हुई थी? 1931 में। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक रूप से स्थापना कब हुई? 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। इसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य श्री नरेंद्र देव एवं सचिव कौन थे? जेपी नारायण सिंह। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य श्री नरेंद्र देव एवं सचिव थे जयप्रकाश नारायण। इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल आदि थे। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा आरंभ किया। दांडी यात्रा गांधी जी ने कब आरंभ किया? 12 मार्च 1930 को। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ किया गया। प्रारंभिक 78 सहयोगियों में बिहार में से एकमात्र सहयोगी गिरिवरधारी चौधरी सम्मिलित थे। प्रारंभिक सहयोगी में बिहार से कौन था एकमात्र सहयोगी? गिरिवरधारी चौधरी। गिरिवरधारी बिहार के दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के रहने वाले थे। उन्हें कारो बाबू या मैथिली गांधी के नाम से भी जाना जाता है। गिरिवरधारी चौधरी कहाँ के रहने वाले थे? कुशेश्वर स्थान के। और उन्हें कारो बाबू या मैथिली गांधी के नाम से जाना जाता है। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। जैसा कि बिहार में कोई समुद्र है नहीं, तो यहाँ नमकीन मिट्टी से ही 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से ही नमक बनाया गया और सत्याग्रह का आरंभ किया गया। तो बिहार में सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? 15 अप्रैल को। और चंपारण और सारण से शुरुआत हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई? मई 1930 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू की। नंगी हड़ताल किसने शुरू किया? छपरा जेल के कैदियों ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद का
चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा सुनाई गई। कांग्रेस को अवैध संगठन कब घोषित किया गया? 30 जून 1930 को, और राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा मिली। 26 जनवरी 1931 को रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय में जुलूस निकाला गया। बेगूसराय में जुलूस किसके नेतृत्व में निकाला गया? रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में। डीएसपी वसीर अहमद ने भीड़ पर गोली चलाई, जिसमें 6 लोग शहीद हो गए। इस घटना को बेगूसराय गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। शहीद लोगों में चंद्रशेखर सिंह, रामचंद्र सिंह, छट्टू सिंह एवं बनारसी सिंह प्रमुख थे। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। राजेंद्र प्रसाद जब गिरफ्तार हो गए तो वह भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा। बिहार विधानसभा चुनाव 1937। जनवरी 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए। चुनाव में 152 स्थानों में से 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 पर विजयी हुई। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल एमजी हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। जैसा कि श्री कृष्ण सिंह कह रहे थे वो कि हमारे वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें, लेकिन इस बात का आश्वासन राज्यपाल एमजी हैलेट ने नहीं दिया, तो श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठन हुआ। बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ और यह मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में था। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, बने थे। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष बने। प्रथम बिहार में कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने? श्री कृष्ण सिंह। और विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? रामदयालु सिंह। और विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन बने? प्रोफेसर अब्दुल बारी। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने पहली बार मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने की घोषणा फरवरी 1938 में अंडमान निकोबार में कैद राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की मांग के कारण की। सरकार द्वारा कैदियों को छोड़े जाने के कारण मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र नहीं दिया गया। इन्होंने त्यागपत्र की घोषणा कब की थी? फरवरी 1938 में। और किस लिए? अंडमान निकोबार में कैद राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की मांग को लेकर। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की सहमति के बिना ही भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र कब दिया? 31 अक्टूबर 1939 को, जब भारत को युद्धरत राष्ट्र में शामिल किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह और बिहार। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध करना तथा भारतीय जनता को जागरूक करना था। प्रथम सत्याग्रही के रूप में आचार्य विनोबा भावे को चुना गया, दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त।
व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। बिहार में पहले सत्याग्रही के रूप में श्री कृष्ण सिंह को चुना गया। उसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किया। बिहार में पहले सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह और उसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह। गया में गौरी शंकर सिंह तथा शिलांग में श्याम नारायण सिंह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। शिलांग कहाँ है? राजगीर में है। भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेज दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में भेजा गया? बांकीपुर जेल में। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया जब प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हुई। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के तत्कालीन जिला अधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र गोली कांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। उमाकांत सिन्हा 7 छात्र में कौन थे? उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हो गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 ईस्वी में किया। ये 7 शहीद कहाँ के थे? उमाकांत सिन्हा नरेंद्रपुर सारण के थे, रामानंद सिंह शहादत नगर पटना के, सतीश प्रसाद झा खरहरा भागलपुर के, राजेंद्र सिंह बनवार चक सारण से थे, राम गोविंद सिंह दशरथा पटना से, देवीपद चौधरी सिलहट जमालपुर से, जगपति कुमार खराटी गया से थे। 7 छात्रों के शहीद होने के बाद 8वें छात्र रामकृष्ण सिंह अंग्रेजों को चकमा देते हुए सचिवालय पर झंडा फहराने में सफल हो गए। सचिवालय पर झंडा फहराने में कौन सफल हो गए? रामकृष्ण सिंह। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल हुआ। सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल कब हुआ? 12 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया। आज़ाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर निकले और आज़ाद दस्ता का गठन किया। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब भागे? तो यह दीपावली का पर्व था और इसी टाइम यह भागे थे। नेपाल में आज़ाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। आज़ाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। जेपी के साथ कौन कौन भागे थे? तो यह रामानंद मिश्र थे, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह। और आज़ाद दस्ता में जेपी के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल,
रामानंद मिश्र और अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। आज़ाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। आज़ाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व किस पर था? राम मनोहर लोहिया पर। 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आज़ाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से इसे चलाया। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों से बिहार के सीलभद्र याजी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थे। नेताजी से संपर्क होने के कारण उन पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुकदमा चलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। गांधी जी के मृत्यु के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए 1948 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉन्च की जगह गांधी मैदान रख दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए, 8783 को सजा हुई, 134 शहीद हुए, 362 व्यक्ति घायल हुए। 11 सितंबर 1942 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एमरी ने कहा, बिहार में उपद्रव विशेष रूप से उग्र है और यह प्रांत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बिहार के बारे में यह कथन किसका है? एमरी का। पृथक बिहार राज्य का गठन। पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण साय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष अली हसन इमाम थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा कर दी गई। आधुनिक बिहार से जुड़े तथ्य। 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया। 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। बिहार में मुस्लिम लीग को प्रभाव के कम करने का प्रयास किसने किया? अब्दुल कयूम अंसारी। 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती शैलबाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भगवती देवी आदि। आशा सहाय 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली से मार दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद और पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया।